नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और सामाजिक कहानी है। यह कहानी जो है चार सहेलियों की है। कहानी का शीर्षक है चार सहेलियां खड़ी खड़ी। इसमें ये चारों सहेलियां अपने समाज के सारे रूढ़िवादियों को तोड़कर अपने बच्चों के लिए उन्होंने जो काम किया था वह शायद हम आप नहीं कर पाते हैं। तो इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। नोएडा की सोसाइटी में चार सहेलियों की दोस्ती एक बहुत ही खास और प्यारी कहानी है। उनकी मित्रता का यह बंधन न केवल उनकी रोजमर्रा की सैर का हिस्सा था, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों और खुशियों को साझा करने का एक माध्यम भी बन गया था। यह चारों सहेलियां एक साथ सैर करने जाती थी और इनकी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी। यह दोस्ती उम्र की परिस्थितियों या समय के बंधनों से परे थी और यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सच्ची मित्रता कहीं भी किसी भी समय जन्म ले सकती है। इन चारों महिलाओं ने अपनी व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर अपनी मित्रता को प्राथमिकता दी, जो एक बहुत ही प्रेरणादायी बात है। इनकी उम्र लगभग 50 और 55 के बीच थी। ये चारों युवा बच्चों की माँ थी। इनमें से पहली राधिका राधिका अपनी जिंदगी में एक कठिन दौर से गुजर चुकी थी। अपने पति को एक दुर्घटना में खोने के बाद उसने अपने सास ससुर और बेटे की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। नोएडा में ही बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत उसका बेटा उसकी हिम्मत और प्रेरणा का स्रोत था। राधिका ने अपने दर्द और मुश्किलों को पीछे छोड़कर अपने परिवार के लिए एक मजबूत खंभा बनने का निर्णय लिया। उसकी सैर की आदत और दोस्तों के साथ समय बिताना उसके जीवन में खुशियों का एक अहम हिस्सा बन गया था। वह जब यह इन लोगों के साथ रहती थी तो उसके मन से और दिल से दुख कम हो जाता था। उसे मानसिक रूप से संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता था। चारों सहेलियों की जिंदगी अलग अलग अनुभवों और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उनकी दोस्ती उन्हें एक मजबूत बंधन में बांधती थी। सहाना सहाना दूसरी सहेली थी जो अपने पति और छोटी बेटी सारा के साथ रहती थी। सहाना की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपनी छोटी बेटी के साथ एक प्यारा जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। परिवार की जिम्मेदारियां और मां के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर खुद को अच्छा और महसूस करती थी और अपने दिल को सुकून देती थी। गुरबीर कौर तीसरी सहेली। गुरबीर अपने परिवार के साथ नोएडा में ही रहती थी। उसका परिवार काफी बड़ा था, जिसमें उसके पति, सास और बड़ा बेटा शामिल थे। गुरबीर का नोएडा में ही एक मेडिकल स्टोर था जिसे वह और उसके पति मिलकर संभालते थे। उसका छोटा बेटा पुणे में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। गुरबीर की जिंदगी में काम और परिवार की जिम्मेदारियां तो थी, लेकिन दोस्तों के साथ सैर पर जाना उसका टेंशन कम कर देता था। कैथरीन चौथी सहेली। कैथरीन ने जीवन में तलाक का दर्द झेला था। वह अपनी इकलौती बेटी एंजेलिका के साथ रहती थी। कैथरीन ने तलाक के बाद अपनी जिंदगी को फिर से संवारा और अपनी बेटी के लिए एक नई शुरुआत की। उसकी दोस्ती और सैर की आदतें उसे भी मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती थी। चारों सहेलियों की दोस्ती में धार्मिक सम्मान और सहनशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। वे एक दूसरे से धर्म का पूरी तरह से सम्मान करती थी और कभी भी धर्म के आधार पर कोई विवाद नहीं करती थी। उनके नज़र में सबके धर्म सही हैं। वह किसी भी धर्म के लिए लेकर कोई विवाद और कोई टिप्पणियां कभी नहीं करती थी। त्योहारों की खुशी, दिवाली, बड़ा दिन, ईद और बैसाखी, लोहड़ी जैसे त्योहारों के दौरान वह एक दूसरे को बधाई देती थी और मिलकर इन त्योहारों का आनंद उठाती थी। अपने अपने त्योहारों पर वह कोई मिठाई, कोई सिमैया, मक्के की रोटी, सरसों का साग और केक जैसे खास पकवानों का आदान प्रदान करती थी। जो जिसके त्योहार में जो पकवान बनता था वह चारों एक दूसरे के घर पहुंचा देती थी। यह आदान प्रदान न केवल उनके बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता था, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं की भी सराहना होती थी। इस तरह की दोस्ती और सहयोग का उदाहरण समाज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। सहाना की बेटी सारा और राधिका के बेटे समर की पहली नजर का प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। दोनों की दोस्ती और प्यार ने उनके बीच एक नई शुरुआत की, जो उनकी भावनात्मक और व्यक्तिगत जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। इसी तरह कैथलीन की बेटी एंजेलिका और गुरबीर कौर के बेटे अमरीक की आंखों में प्यार
दिखने लगा था। उनकी मोहब्बत ने इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी कि यह उनकी जिंदगी को बहुत ही महत्वपूर्ण रोमांच से भरने वाला था। इन युवा रिश्तों ने शुरुआत तो कर दी थी, केवल उनके परिवारों को एक नई दिशा दी, बल्कि उनकी माँओं की दोस्ती को भी एक नई परत जोड़ी। यह बदलाव परिवार के बीच और भी गहरी दोस्ती और समझदारी का कारण बना। चारों सहेलियों को अपने बच्चों के मासूम मोहब्बत का पता नहीं चला था, लेकिन कहावत है ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। सही, यह कहावत सही साबित हुई। ओपन जिम में जब किसी ने मजाक मजाक में कहा, 4 समधिन खड़ी खड़ी, तो राधिका ने ध्यान दिलाया कि यह तो उनके पुराने स्लोगन 4 सहेलियां खड़ी खड़ी के विपरीत था। यह किसी ने कैसे बोल दिया? सहाना ने इस पर हंसते हुए सीआईडी सीरियल के एसीपी पद्दूमन की तरह टिप्पणी करते हुए कहा, दया, कुछ तो गड़बड़ है। यह उनके चुटकुले और रोजाना दोस्ताना स्वभाव को दर्शाता था। साथ ही यह भी संकेत करता था कि उन्होंने जल्द ही अपने बच्चों के रिश्ते का अंदाजा लगा लिया होगा। गुरवीर कौर की जुमले के जवाब में प्रतिक्रिया को लेकर कैथरीन ने उसे शांत करने की कोशिश की, यह बताते हुए कि लोग उनकी दोस्ती से ईर्ष्या करते हैं और इसलिए उन्हें छेड़ते हैं। वक्त बीतता गया और यह मजाक अब एक समान बात बन गई थी। रोजाना किसी न किसी के द्वारा उनके प्रति यह जुमला उछाला जाता था। फिर एक दिन राधिका ने सुझाव दिया कि आग वहीं लगती है जहां चिंगारी होती है, और यह सुझाव दिया कि वे अपनी अपनी बच्चों के बारे में सीधे पूछताछ करें। इस विचार ने चारों सहेलियों को सहमति दी, जिसमें से उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर इस मजाक के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। यह कदम न केवल उनके रिश्तों को स्पष्ट करने में मदद करता है, बल्कि उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने में सहायक साबित होता है। सहेलियों ने अपने बच्चों के व्यवहारों में बदलावों पर चिंतित होकर चर्चा की। सहाना ने बताया कि सारा देर रात तक मोबाइल पर किसी से बात करती रहती है, जबकि राधिका ने हंसते हुए कहा कि समर अब फेसबुक पर प्रेम रस से भरी कविताएं पोस्ट कर रहा है। कैथलीन ने भी चिंता जताई कि उसकी बेटी अब ज्यादा सजने संवरने लगी है, और गुरबीर कौर ने हंसते हुए कहा कि उसका बेटा भी अब मोहब्बत भरे गाना गाने लगा है। राधिका ने घर पहुंचते ही अपने बेटे समर से सीधे सवाल पूछा, समर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सच सच बताओ, आजकल क्या चल रहा है? देखो, झूठ मत बोलना, उसने चिंता और सख्ती के साथ कहा। इस सच्चाई की खोज ने उनके परिवारों में खुलापन और समझदारी की ओर एक कदम बढ़ाने की शुरुआत की। समर की मां से सवाल सुनकर पहले तो वह घबरा गया, फिर उसने भावुक स्वर में जवाब दिया, मम्मी, प्रॉमिस करो कि आप मेरा साथ दोगी। उसकी यह बात बहुत गंभीर थी। उसकी बात को सुनकर समर की मां ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पहले तुम बताओ। किसी गंभीर मुद्दे को साझा करने की कोशिश कर रहा है और अपनी मां की समर्थन की जरूरत महसूस कर रहा था इस समय समीर। राधिका ने उसकी भावनाओं को समझते हुए और भी गहराई से उसकी समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। राधिका ने समर की बात सुनकर महसूस किया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। समर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह सहाना की बेटी सारा से शादी करना चाहता है। राधिका को यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने अपने सास ससुर की प्रतिक्रिया के बारे में चिंता जताई। राधिका को याद आया कि उसके पति संजय ने कभी दूसरी जात की लड़की से शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी और परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर उनके साथ जबरदस्ती शादी करवा दी गई। यह अनुभव राधिका के मन में जातिगत और पारिवारिक बंधनों के प्रति संकोच पैदा कर रहा था। अब उसे यही चिंता थी कि उसके सास ससुर इस रिश्ते को कैसे स्वीकार करेंगे और कैसे उसे अपने परिवार के समर्थन को सुनिश्चित करना होगा। राधिका के मन में इन यादों के चलते एक गहरी चिंता और दुख भर गया। संजय ने पहली रात को सब सच बता दिया था और अपने पहले प्यार को नहीं भुला सकेंगे, जिसके कारण उन्होंने शराब का सहारा लिया और अंततः सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। यह सोचकर राधिका बिल्कुल भावुक हो गई। समन ने उसकी यह अवस्था देखी और उसे झिझुड़ते हुए कहा, मम्मी, क्या हुआ? उसकी आवाज में चिंता और समर्थन की झलक थी। समर की चिंता और उसके प्यार को देखकर राधिका को अपनी भावनाओं को समेटने का एक और मौका दिया, ताकि वह स्थिति को ठीक से संभाल सके और अपने परिवार के साथ मिलकर सही निर्णय ले सके। राधिका ने समर को आश्वस्त करते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है
और फिर रसोई में चली गई ताकि वह अपने भावनाओं को व्यवस्थित कर सके। उसी समय सहाना ने जब अपनी बेटी सारा से पूछा तो सारा ने भी स्पष्ट रूप से बताया कि वह समर से ही शादी करना चाहती है। यह सुनकर सहाना को चक्कर सा आ गया। उसे यह बात बेहद चौंकाने वाली और निराशाजनक लगी, क्योंकि यह उसकी उम्मीदों और परिवार के भविष्य के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठ रहा था। सहाना को अब इस नई स्थिति का सामना करना था और यह तय करना था कि वह इस मुद्दे को किस प्रकार सुलझाए। सहाना को इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं था। उसे इस शादी को लेकर कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी कि जो उस पर ऐतराज जता सके या कोई प्रॉब्लम हो सके। वह तो खुश थी बल्कि कि राधिका जैसी सहेली का खूबसूरत और स्मार्ट बेटा उसका दामाद बनेगा और मेरी बेटी मेरे जान पहचान के घर में जाएगी। लेकिन उसके मन में एक और चिंता उभरी। उसे याद आया कि उसके बड़े भाई ने बचपन में ही कहा था कि उनकी बेटी सारा को वह अपने बेटे आसिफ के लिए मांगेंगे। अब अगर उनके भाई को पता चलेगा कि सारा किसी हिंदू लड़के समर से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है, तो वे धर्म के नाम पर आपत्ति जरूर करेंगे। इस सोच से सहाना सिहर उठी। उसे डर लगने लगा, क्योंकि उसे अपने भाई की धार्मिक कट्टरता का अंदाजा था और उसे डर था कि यह स्थिति पारिवारिक विवाद को जन्म न दे दे, क्योंकि उसके भाई जो थे वह अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूत थे और वह दूसरे धर्म में सारा की शादी होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ गुरबीर कौर के बेटे अमरीक ने भी कैथरीन की बेटी एंजेलिका से शादी का ऐलान कर दिया और एंजेलिका ने भी अपनी मां को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अमरीक से ही करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। कैथरीन के बुजुर्ग माता पिता चाहते थे कि अमरीक ईसाई धर्म अपनाकर कैथरीन से घर जमाई बने, लेकिन गुरबीर कौर की सास इस प्रस्ताव से बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उन्हें अपने पोते के प्रति अत्यधिक प्रेम था और वह इस धार्मिक बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। यह स्थिति दोनों परिवारों के बीच तनाव और संदेह पैदा कर रही थी और इसे सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को सामंजस्य और समझदारी की आवश्यकता थी। एक शाम को पार्क में चारों सहेलियां गंभीर मुद्रा में घास पर बैठी हुई थी। सहाना ने थर्मस से डिस्पोजल गिलासों में चाय निकालते हुए सबको देते हुए कहा, तुम सब अपने मन की बात बताओ, तुम सब क्या चाहती हो और जो भी कहना सच सच बताना। इस सवाल ने सभी को अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करने का अवसर दिया। इस खुले और ईमानदार संवाद के जरिए वे अपनी अपनी समस्याओं और आशाओं पर चर्चा कर सकती थी, जिससे उन्हें किसी समाधान पर पहुंचने में मदद मिल सकती थी। वह चारों अपने मन की बात बता देती हैं। सहाना की भावनात्मक टिप्पणी ने चारों सहेलियों के बीच एक गहरी समझ और सहानुभूति को उजागर किया। उसने कहा, हम चारों के धर्म बेशक अलग हैं, लेकिन दोस्ती और मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। दोस्ती में कोई धर्म, कोई बंधन नहीं होते हैं। जब हम लोगों की दोस्ती हुई थी तब हमने एक दूसरे से किसी का धर्म नहीं पूछा था, किसी की जात नहीं पूछी थी। हमारे बच्चों ने भी धर्म जाति देखकर मोहब्बत नहीं की है, उन्होंने सिर्फ प्यार किया है, और वह भी सच्चा प्यार। सहाना के इन शब्दों ने यह स्पष्ट किया कि उनकी दोस्ती और उनके बच्चों के रिश्ते की ताकत उनके बीच की गहरी भावनाओं और समझ से आती है, न कि बाहरी मतभेदों से। इस भावनात्मक बात ने बाकी सहेलियों को भी अपने विचारों को स्पष्ट करने और सामंजस्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राधिका ने सहाना के हाथों को मजबूती से थामते हुए कहा, सहाना, दिल से कह रही हूँ, मैं यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ, लेकिन यह मेरी सास नाम की एक मजबूर दीवार है, जिन्हें मैं आप धर्म की दीवार भी कह सकती हैं। वे यह शादी नहीं होने देंगी। मैं यह जानती हूँ वे धर्म जाति के खिलाफ हैं। मैं बुरी तरह फंसी हुई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी सास यह धर्म के विरोध जाकर दूसरी जात में शादी नहीं करने देंगी। राधिका ने साफ तौर पर बताया कि उसकी सास की धार्मिक और जातिगत पूर्व ग्रह इस रिश्ते में बाधा डाल रहे हैं, और उसने अपनी सास की इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए साहसिक और ईमानदारी से अपनी समस्या को साझा किया। यह भी खुलासा किया बाकी सहेलियों को यह समझने में मदद कर रही थी कि उनकी दोस्ती और बच्चों के रिश्ते को सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं के बावजूद कैसे सुलझाया जा सकता है। राधिका बड़े गंभीर स्वर में कहती है, अगर मेरी सास
अपनी बेटी के बात मान ली होती तो शायद आज उनका बेटा मेरा पति संजय जिंदा होते, मगर वह मेरे पति नहीं किसी और के पति होते। और उसके आंसू बहने लग जाते हैं। सभी सहेलियां दुखी स्वर में बोली, राधिका, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। गुरवीर कौर ने निराशा भरे लहजे में कहा, मैं तो तैयार हूँ कैथरीन की बेटी से अपने बेटे के शादी के लिए, और कैथरीन के माता पिता की शर्त भी मंजूर है मुझे। मेरे पास 2 बेटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा एक बेटा अपने ससुराल में बेटा बनकर रहे। लेकिन चाई जी तो बातों बातों पे राजी ही नहीं होंगी। गुरवीर कौर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए बताया कि उसकी सास चाई जी धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के चलते इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगी, जो इस स्थिति को और भी कठिन बना दे रहा है। कैथरीन ने अपनी ख्वाहिश व्यक्त करते हुए कहा, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को विदा करूं, लेकिन मेरे माता पिता का कहना है कि दामाद को घर जमाई बनकर रहना होगा ताकि बुढ़ापे में सहारा मिल सके। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जब राधिका की सास को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हल्ला मचा दिया, पूरे घर में कलेश कर दिया और पूरे घर को सिर पर उठा लिया। उनकी इस प्रतिक्रिया ने परिवार में तनाव और विवाद को और बढ़ा दिया, जिससे सभी के लिए वह स्थिति और भी कठिन हो गई। घर का माहौल बहुत ही दुखदाई हो गया। राधिका की सास ने अपने गुस्से और विरोध में कहा, समर, तुम्हें अपने धर्म में कोई लड़की नहीं मिली जो तू दूसरे धर्म की लड़की को ले आया। उसके आने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या अपने धर्म की सभी लड़कियां मर गई थी जो तू उस लड़की के प्यार में पड़ गया? उनकी यह टिप्पणी धार्मिक पूर्वाग्रह और पारंपरिक मान्यताओं की पुष्टि करता है, जो परिवार के भीतर इस शादी को स्वीकार करने में बाधा बन रही थी। इस विचारधारा ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया और यह साफ था कि राधिका को अपने परिवार के धार्मिक दृष्टिकोण को बदलने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी सास ने न अपने बेटे की बात मानी थी और न अपने वह पोते की बात मानने के लिए तैयार थी। सहाना के भाई ने जब सुना कि सारा हिंदू लड़के समर से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो उन्होंने सहाना को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, और करो, हिंदुओं से दोस्ती करने चली थी, बड़ा आई दोस्ती करने वाली। कितनी चालाकी से अपने लड़के के जरिए सारा को फांस लिया और तू चली हिंदू दोस्ती करने। सहाना का भाई लगातार सहाना पे आरोप लगाया जा रहा था। उनके इस आरोपों ने सहाना को और भी दिक्कत में डाल दिया, क्योंकि यह टिप्पणी न केवल पारिवारिक विवाद को उजागर कर रही थी, बल्कि धार्मिक और जातिगत की भी पुष्टि कर रही थी। सहाना को अपने परिवार के साथ इस जटिल स्थिति को सुलझाने की चुनौतियों का सामना करना था। चाई जी ने भी जिद पकड़ ली और बार बार यही कहती रही, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक तो लड़की ईसाई ऊपर से लड़के को बनाना चाहती है घर जमाई। मेरे सीधे साधे पुत्र को हथियाने की पूरी साजिश कर रही है, जो मैं होने नहीं दूंगी। एक तो दूसरी जात में शादी करूं और दूसरा अपने पुत्र को घर जमाई बना दूं, यह मैं नहीं होने दूंगी। उनकी यह जिद और सख्ती परिवार में और भी तनाव पैदा कर रही थी। धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के आधार पर उन्होंने इस शादी को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और इसके चलते स्थिति को सुलझना तो दूर कहिए और मुश्किल खड़ी हो गई। कैथरीन के माता पिता भी अड़ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि एंजेलिका चली जाएगी तो कैथरीन की देखभाल कौन करेगा, इसलिए अमरीक को घर जवाई बनना ही पड़ेगा। उनकी यह शर्त ने स्थिति को भी और गंभीर बना दिया, क्योंकि इससे परिवार की पारंपरिक अपेक्षाओं और धार्मिक मान्यताओं के बीच संतुलन बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया था। इस संघर्ष ने 2 परिवारों के बीच और अधिक तनाव पैदा किया और सुलझाने की दिशा में एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी। पूरी सोसाइटी में चारों सहेलियों की दोस्ती और उनके बच्चों के प्यार के चर्चे होने लग गए। कहते हैं, इस तरह की बातें छुपाई नहीं छुपती हैं। उनके रिश्तेदार, शुभचिंतक और पड़ोसी अब इस स्थिति में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने चारों सहेलियों के दिमाग में धर्म और जाति के मुद्दे को लेकर शक और संकोच पैदा कर दिया। अपने अपने तरीकों से उन्होंने इस शादी से संभावित नुकसान की लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर दी, जिससे जो बन पड़ा सबने अपने अपने तरीके से उन्होंने जाति के हिसाब से उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक कारण शामिल थे। इसने चारों परिवारों पर और अधिक दबाव डाल दिया और समस्याओं को सुलझाने के बजाय
इन समस्याओं को और जटिल बना दिया। ये समस्याएं दिन दूनी जटिल होती ही जा रही थी। इन चर्चाओं और सलाहों ने सहेलियों को मजबूर कर दिया कि वह अपने बच्चों की शादियों को कैंसिल करें और अपनी दोस्ती भी तोड़ लें। जिन लोगों के पास पहले उनके साथ बातचीत करने का समय नहीं था, वे अब बिन मांगे सलाह देने में व्यस्त हो गए। अब तो उनके पास समय ही समय था इन चारों से बातें करने के लिए। इस बाहरी दबाव ने उनके रिश्ते को और भी कठिन बना दिया और वे अब एक और चुनौती का सामना कर रही थी, अपनी दोस्ती और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना। चारों सहेलियों के धर्म समूहों ने अपने अपने धर्म की अच्छाइयों और दूसरे धर्म की बुराइयों को उजागर करके उनके मन में जहर घोलने का काम शुरू कर दिया था। उनके मन में दूसरे धर्मों के प्रति बुरे ख्याल भरना शुरू कर दिया। इस बेबुनियाद प्रचार और बिन मांगे सलाहों ने न केवल चारों सहेलियों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया, बल्कि उनके बच्चों को भी तनाव में डाल दिया। उनके बच्चे भी अब टेंशन में आ गए थे। इस स्थिति ने सभी को न केवल धार्मिक तौर पर सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी मानसिक शांति और आपसी रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित किया। इस तनावपूर्ण माहौल ने चारों परिवारों को और अधिक कठिनाई में डाल दिया और रिश्तों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी। चारों सहेलियों ने सोचा कि जो लोग कल तक उनसे सीधे बात नहीं करते थे, वे आज उनके भविष्य को लेकर इतनी प्रतिक्रिया क्यों दिखा रहे हैं। यह तो उन्हें कभी सोचा ही नहीं था। चलते फिरते जिम में, क्लब में, लिफ्ट में, हर जगह इन लोगों का काम बिन मांगी सलाह देना बन गया था। फ्री के ज्ञान वर्धक बन रहे थे। इस असमान और अप्रत्याशित हस्तक्षेप ने उन्हें और भी परेशान कर दिया था, उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया था। बच्चों ने अपनी माँ से इस तरह परेशान देखकर कहा, माँ, कोई बात नहीं है, हम कभी शादी ही नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस तरह जलील और परेशान नहीं होने देंगे। उनकी इस बात ने माता पिता को भावुक कर दिया, क्योंकि उनके बच्चों ने अपनी माँ की भावनाओं की स्थिति को समझा और उनके लिए अपना समर्थन और समझदारी और प्यार को व्यक्त किया। इस निर्णय ने केवल परिवार के तनाव को कुछ हद तक कम कर दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि बच्चों की प्राथमिकता अपनी माताओं, अपने परिवार के लिए है, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए है। अपने प्रति बच्चों के प्रेम और त्याग की भावना को देखकर चारों सहेलियों ने तय किया कि वे परिवार, रिश्तेदार, शुभचिंतक और पड़ोसियों रूपी कथित समाज से दो दो हाथ करेंगी। अब वह अपने इस समाज धर्म के लिए चुनौतियां स्वीकार करेंगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने बच्चों और खुशियों और अपने रिश्तों की रक्षा के लिए समाज के दबाव और हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगी। इस मजबूत इरादे ने उन्हें एकजुट और दृढ़ बना दिया, जिससे वे अपने परिवार और बच्चों के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गई। राधिका ने अपनी सास से सख्ती से कहा, माँ जी, आपकी जिद और जाति धर्म के कुचक्र में मैंने अपने पति को तो खो दिया। मेरा पति जा चुका है और मैंने बहुत जिंदगी में कष्ट झेले हैं, वो भी आपकी यह जाति धर्म के कारण। अब अपने इकलौते बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ। मैं उसे वह हर खुशी दूंगी जिसका वह हकदार है। वह सारा से प्यार करता है और उसकी शादी सारा से ही होगी। राधिका ने अपने बेटे की खुशी और प्यार को प्राथमिकता देते हुए अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। यह बयान उसकी दृढ़ता और अपने परिवार के प्रति समर्पण को स्पष्ट करता है। साथ ही उसने अपनी सास को यह भी कह दिया, वह अपने बेटे की पसंद और खुशियों का सम्मान करती है। वह आपकी तरह नहीं है कि बेटे की पसंद को छोड़कर धर्म को चुने। और लास्ट में नतीजा क्या निकला? आपके बेटे ने शराब में अपने आप को डुबा दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। ना तो वह मेरे हुए और ना ही किसी के और हुए। राधिका की सास ने कहा, बहू, तुम यह क्या बोल रही हो? सारा दूसरे धर्म की है। अगर मैं मान भी जाऊं तो यह समाज क्या कहेगा? राधिका ने जवाब दिया, जो कहे उसे कहने दो। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बेटे के बारे में सोचना चाहती हूँ। राधिका ने समाज की प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना अपने बेटे की खुशी और अपने परिवार के निर्णय को प्राथमिकता देने का साफ इरादा व्यक्त किया। इस साहसिक निर्णय ने उसे अपने सास के सामने अपने सिद्धांत और मान्यताओं की रक्षा करते हुए खड़ा किया। राधिका की सास ने कहा, सब रिश्तेदार हमसे रिश्ता खत्म कर देंगे। राधिका ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, शौक से खत्म कर दें, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। हमारा मुख्य रिश्ता तो हमारे बेटे से है। जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहेगा
तो मैं ऐसे समाज के रिश्तों का क्या करूंगी? वह रिश्ते कहाँ गए थे जब मेरा पति खत्म हुआ था? जब मैंने इतने मुश्किलों से अपने परिवार को पाला, तब वह रिश्ते कहाँ गए थे? तब वह समाज कहाँ गया था? माँ जी, आप बताओ। राधिका ने अपने बेटी की खुशियों को प्राथमिकता देते हुए परिवार के अन्य रिश्तों को लेकर स्पष्ट और मजबूत सुझाव दिया। इसके चलते उसकी सास को आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। राधिका की सास ने लाचार भाव से अपने पति की तरफ देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसका साथ देंगे, लेकिन वह खामोशी से सास बहू के वार्तालाप को सुन रहे थे। अंततः उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, समर की शादी सारा से करने की तुम तैयारी करो। इस समाज को जवाब देने के लिए मैं हूं ना। उनके इस प्यार ने राधिका को बहुत ज्यादा हिम्मत दी और उसकी निर्णय लेने की शक्ति को और मजबूत किया। इस तरह परिवार में एक नई उम्मीद और समझ का संचार हुआ, जिससे समाज के दबाव का सामना करने की ताकत राधिका को मिली। सहाना ने अपने भाई को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, भाई, बचपन में अपने बेटे और सारा का रिश्ता तय किया था, लेकिन आसिफ बेरोजगार है और आवारा किस्म का लड़का है। सारा को समर जैसे होशियार और अच्छा लड़का मिल रहा है जो उसे खुश रखेगा। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए सही निर्णय लूंगी, पुराने रिश्तों की मजबूरी में नहीं। सहाना ने अपने बड़े भाई को जवाब देते हुए कहा, मैं उसे अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकती। अगर वह लायक भी होता तब भी नहीं देती, क्योंकि मेरी बेटी समर से प्यार करती है और मैं उसकी शादी समर से ही करवाऊंगी। मुझे अपनी बेटी की खुशी ज्यादा मायने रखती है इन धर्म और रिवाजों से और आपसे किए हुए वादे से। इस जवाब ने सहाना की दृढ़ता और अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता देने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उसने पारिवारिक दबाव और पुराने वादों को नजरअंदाज करते हुए अपने बेटी के प्यार और निर्णय को सम्मान किया। उसका भाई क्रोध में चिपकते हुए बोला, अपनी जवान को लगाम दे सहाना, तू सारा की शादी हिंदू लड़के से करके बहुत पछताएगी। भाई की यह तीखी प्रतिक्रिया और धमकी सहाना के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उसने अपनी बेटी के प्यार और अपने निर्णय पर अडिग रहकर इस चुनौती का सामना किया। सहाना ने शांत और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं है भाई, मुझे पूरा यकीन है मेरी सारा समर के साथ हमेशा खुश रहेगी। उसे बहुत अच्छा परिवार मिल रहा है और उसकी सास जो है वह भी उसे बहुत प्यार करेगी। तो आप मेरी और सारा की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए। इस उत्तर ने उसकी दृढ़ता और उसके निर्णय के प्रति विश्वास को स्पष्ट किया, जबकि उसने अपने भाई की धमकी और क्रोध को नकारते हुए अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता दी। गुरवीर कौर की सास और कैथलीन के माता पिता के बीच अंततः समझौता हो गया, जिसके लिए गुरवीर कौर, उसके पति और कैथलीन ने अथक प्रयास किए। इस समझौते में यह तय हुआ कि अमरीक और एंजेलिका एक दूसरे के धर्म का पूरा सम्मान करेंगे। इस समझौते ने दोनों परिवारों के बीच धार्मिक मतभेदों को सुलझाने का रास्ता खोल दिया और शादी के लिए एक सुलझा हुआ समाधान प्रस्तुत किया। इससे परिवारों के बीच सहयोग और समझ का माहौल बन गया, जिससे शादी की योजनाएं बनने में मदद हो गई। समझौते के अनुसार अमरीक और एंजेलिका अपने अपने घरों में नहीं रहेंगे, बल्कि उसी शहर में अलग घर में रहेंगे। हालांकि वे अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का पूरा निर्वाह करेंगे। इस व्यवस्था ने दोनों परिवारों को धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए एक व्यवहारिक समाधान प्रदान किया, जिससे शादी की योजना पूरी हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर शहर में बच्चे या बहू अलग ही तो रहते हैं, तो क्यों हम अपने बेटे और बेटी को अलग नहीं रख सकते हैं। वह हमारे साथ इस शहर में रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। जल्दी ही सारा और समर और अमरीक और एंजेलिका की शादियां हो गईं। चारों सहेलियों की दोस्ती अब और भी मजबूत और बरकरार थी, लेकिन अब लोग मजाक में नहीं जुल्मा उछालने लगे थे। अब वह लोग कहने लगे थे, चार समधिन खड़ी खड़ी। इस नई स्थिति ने उनकी दोस्ती को और मजबूत और परिवारों की सफलता की कहानी को एक हल्के फुल्के तरीके से दर्शाया और उन्होंने लोगों के कमेंट्स को हंस कर लिया, यह दिखाते हुए कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने के बाद और भी मजबूत हो गई है। कोई धर्म और कोई जाति के प्रभाव के कारण उनकी दोस्ती और उनके रिश्ते में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमें और आपको सबको अपने बच्चों के प्यार को समझना चाहिए। हाँ, ये बहुत जटिल मुद्दा है। लोगों को अक्सर यह लगता है कि दूसरे कास्ट में शादी करने से हमारा परिवार समाज हमें क्या कहेगा। बहुत सारे बाहरी दबाव लोगों पर पड़ते हैं, लेकिन अगर लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है और
और अब अगर आपको यह लग रहा है कि आपके बच्चे इस रिश्ते में खुश रहेंगे, तो आप लोग हमेशा सहानुभूति के साथ उनके रिश्ते को यह स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपके जब कमेंट्स आते हैं तो हमें और स्टोरी डालने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और ये भी पता चलता है कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो प्लीज कमेंट्स करिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।